कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी टीवी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1577 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9,000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख का काम करती है, उसने एक बोर्ड पर यह साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियां बहुत हैं। और उन कहानियों में भी दो ऐसी कहानी है जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वह गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक संदेशा भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप इस किले को बनवा रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह अकाल गुरु बालूनाथ के शाप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती, और लोगों का मानना है कि यह सब भानगढ़ के शापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वह कहानी जुड़ी एक राजकुमारी से।
कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राज्यों के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया जो है वह एक तांत्रिक था, और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा, तभी से वह उन पर बुरी तरह फिदा हो गया था और अब वह किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वह सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वह महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया। हुआ यह कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वह राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वह राजकुमारी के लिए तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया, और क्योंकि वह तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा, उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वह दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वह तेल उसने राजकुमारी को दिया, तो इस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं कि जो राजकुमारी रत्नावती थी वह भी बहुत ही सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते हैं। उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था, तो उसने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वह तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वह सारा का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से इस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वह तेल बिखरा, उसी पत्थर के अंदर सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ यह कि अब वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंघिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, वह पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया, और क्योंकि वह पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा, राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी। यह श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में नजफगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा आती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और न ही उसके बाद कोई यहां बस पाया। वक्त बीतने के साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजता है, खंडहर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं। अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाता है। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी किसी के रोने की आवाज। वह यह भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वह फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो इस किले के बारे में मशहूर है वह यह कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था,
कि बाद में जब भी मौका मिले उसे वहां से बाहर निकाला जा सके, और इसी खजाने को आम लोगों की नज़र से बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ के लिए में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं, इसलिए वहां किसी खजाने के छिपे होने की बात में कितनी सच्चाई है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और कि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया, इसका तो इतिहास है, मगर यह तबाह कैसे हुआ, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग यह बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो नर्तकियों की हवेली है, उसमें से किसी को घुंघरू के बजने की आवाज आती है। किसी को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई गला घोंट रहा हो। तो कोई कहता है कि जब वह राजकुमारी रत्नावती की कमरे में गया तो उसे वहां थप्पड़ अच पड़े। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के समय वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वह सभी लोग अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस भी लेकर गए। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहां किसी आत्मा का वास है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिला। और न ही उन्हें वहां कोई सजे हुए बाजार दिखे और न ही कोई राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना या पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहां कोई मौजूद है और अलग अलग चीजें महसूस होती हैं या फिर सुनाई देती हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने की वजह से भी इन भूत प्रेत वाली बातों को हवा मिली। मगर वहीं दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ के किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो यह थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।